Next question. Question number 46. A thin prism मतलब delta equal to A into mu minus 1 is dipped in water. Then minimum deviation with respect to air by it will be given refractive index of glass is 3/2 and that of water is 4/3. तो पहले क्वेश्चन समझ लो अच्छे से. अगर आपको याद होगा मिनिमम डेविएशन एंगल डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1. ये कब आता है जब नॉर्मली आप प्रिज्म को, और ये थिन प्रिज्म है, रिमेंबर थिन प्रिज्म, जब नॉर्मली आप प्रिज्म को रखते हो इन एयर, तो ये जो फॉर्मूला है डेल्टा इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1 इज फॉर अ थिन प्रिज्म. थिन प्रिज्म मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल, लेस देन 10 डिग्री, and this formula is applicable only when the surrounding medium is air. Surrounding कौन है? Air. तो air के लिए मैं लिख दूंगा डेल्टा ए. ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एयर का नहीं, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम एज एयर. नाउ इफ वी टेक दिस प्रिज्म and if we put this prism in water the surrounding medium will be water. Now so surrounding medium, if in this case is water, let us say इसको हमने water में dip कर दिया for example. Okay, so in that case if you dip this in water, in that case refractive index change होगा क्योंकि refractive index depends on medium. तो refractive index change होगा तो क्या change होगा? Deviation angle. Deviation angle when it is in water, angle of minimum deviation when the prism is in water will be A into refractive index of glass with respect to water minus 1. ऐसा क्लियर? तो जनरल फॉर्मूला क्या था हमारे पास? जनरल फॉर्मूला था डेल्टा इक्वल टू ए म्यू माइनस 1. यहाँ पे जब आप म्यू लिखते हो ये होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम, मतलब ये एक्चुअली होता है μ2 1, दैट इज μ2 अपॉन μ1. लेकिन नॉर्मली हम सराउंडिंग में क्या रखते हैं? एयर. सराउंडिंग में एयर मतलब μ1 की वैल्यू कितनी? 1. तो लिखते वक्त हमने कभी लिखा नहीं, हमने सिर्फ बोला एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और डेविएशन इज ए इंटू म्यू माइनस 1. But ये mu is refractive index of material of prism with respect to surrounding medium. Actually ये होना चाहिए था glass with respect to air if surrounding is air, या फिर liquid if there is liquid in surrounding, या फिर water if there is water in the surrounding. तो ये आपको पता होना चाहिए. This is just a general expression. तो जब surrounding में air था तो refractive index of glass with respect to air, this is angle of deviation in air. जब सराउंडिंग में वाटर था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड डेल्टा W दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन इन वाटर. क्वेश्चन क्या पूछा है? अ थिन प्रिज्म मेड अप ऑफ ग्लास इज डिप्ड इन वाटर, देन मिनिमम डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू एयर बाय इट विल बी. मतलब आपको पूछा है व्हाट इज डेविएशन WA, मतलब क्या? minimum deviation of the prism when it is in water with respect to air. बोला है ना? Thin prism made of glass is dipped in water, then minimum deviation with respect to air. Minimum deviation with respect to air मतलब minimum deviation of water with respect to air. ये कैसा लिखोगे? You know μ2 1 क्या होता है? μ2 1 μ2 by μ1. μgl क्या होता है? ये μg by μl. तो वैसे ही डेल्टा WA will be डेल्टा W अपॉन डेल्टा A. यहाँ तक क्लियर? यस. तो डेल्टा AW लिखूंगा तो डेल्टा A बाय डेल्टा W. अगर बोला होता फाइंड द डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बोला होता तो उल्टा आता. वो क्या आता? डेल्टा AW. करेक्ट. यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड आउट डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू एयर. प्रिज्म का है लिक्विड में, लिक्विड कौन है? वाटर. और डेविएशन फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब डेविएशन
डब्ल्यू ए, व्हाट इज डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए, व्हाट इज डेल्टा डब्ल्यू, अभी बताया ना मैंने, ए म्यू जी डब्ल्यू माइनस वन अपॉन ए म्यू जी ए माइनस वन, ए कैंसल, तो ये आपको मिलेगा व्हाट इज म्यू जी डब्ल्यू, म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू माइनस वन एंड म्यू जी बाय म्यू ए माइनस वन, व्हाट इज म्यू जी, 3/2 बोला है यहाँ पे, 3/2 दिया है ना, 3/2, और वाटर के लिए 4/3, तो 4/3 माइनस वन अपॉन 3/2, और एल का कितना है 1 माइनस 1, 3 इंटू 3, देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, तो 3 इंटू 3, 2 इंटू 4 माइनस 1, ये क्या आया 3/2 माइनस 1, व्हाट इज 9/8 माइनस 1, 1/8, व्हाट इज 3/2 माइनस 1, 1/2, 1 एंड 4, तो कितना आया 1/4, तो आंसर 1/4 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। मैं और एक बार रिपीट कर देता हूँ जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। नॉर्मली हम डेविएशन जब फाइंड करते हैं तो नॉर्मली प्रिज्म होता है एयर में, तो जब आप इक्वेशन लिखते हो तो वो आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बट विद रिस्पेक्ट टू एयर -1। अगर हमने प्रिज्म को वाटर में रख दिया तो डेविएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर, डेविएशन एंगल इन वाटर ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर -1। आपको पूछा है व्हाट इज डेविएशन when the prism is kept in water with respect to air. So deviation when the prism is in water with respect to air. So this will be delta W upon delta A. Delta W आपको पता है, यहाँ पे लिखा है म्यू जी डब्ल्यू -1 अपॉन ए म्यू जी ए -1, कैपिटल ए कैंसल, म्यू जी डब्ल्यू इज म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू -1 अपॉन म्यू जी बाय म्यू ए -1। ये आपको पता है वैल्यू हाउ मच, 3/2, ये 4/3 -1 अपॉन 3/2/1 -1, पूरा सॉल्व करने के बाद आ गया आपका 1/4, डन। Next question. So we will go ahead with yet another set now. तो जो क्वेश्चन पेंडिंग है वही हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, the respective angles of flint and crown glass prism are A dash and A. They are to be used for dispersion without deviation. Do you remember हमने dispersion without deviation का क्वेश्चन सॉल्व किया है? Then the ratio of their angles A dash by A is option number A. मैंने बताया था याद कैसे रखना है, A dash upon A is minus mu y minus 1 upon mu y dash minus 1। जिनको याद नहीं, मैंने बताया था याद कैसे रखना है। A by A लेफ्ट हैंड साइड पे, म्यू -1 राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे एक माइनस साइन, यहाँ डैश तो यहाँ डैश, और ये मीन कलर के लिए करते हैं तो फिर ये मीन कलर के लिए, ऑप्शन नंबर ए। गुड, डन। इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है बिकॉज हम डिराइव नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज याद रखेंगे। डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, इसका फॉर्मूला डायरेक्टली हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ ग्लास प्रिज्म, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है √3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3? 1.732। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन मतलब म्यू इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन ऑफ a/2। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। वापस से उसी क्वेश्चन पे आ गए, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज, तो याद रखो जब भी a इक्वल टू डेल्टा m बोला है क्या? यस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा m इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, तो म्यू इक्वल टू 2 cos ऑफ a/2 स्ट्रेट अवे। करेक्ट, क्या फाइंड करना है आपको? एंगल ऑफ प्रिज्म, राइट। तो μ/2 इक्वल टू cos ऑफ a/2, ये √3 है, ये
2 है, आपको पता होना चाहिए √3/2 कॉस की वैल्यू कितने एंगल के लिए आती है, 30 डिग्री। तो यहाँ आ गया cos 30 इक्वल टू कॉस ऑफ a/2, तो 30 डिग्री इक्वल टू a/2, तो a इक्वल टू 60 डिग्री। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेंगे, अब इसने यहाँ पे एंगल दिया है तो हमको पता है आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन समटाइम द सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट वे, ऐसा भी पूछ सकते हैं। फॉर अ ग्लास प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म, देन द प्रिज्म इज ऑफ विच टाइप, राइट एंगल प्रिज्म, आइसोसेलेस प्रिज्म, इक्विलैटरल प्रिज्म, none of these, equilateral, 60 degrees equilateral. Next question. A ray of light passes through an equilateral prism. Equilateral मतलब A की value 60, refractive index is 1.5, such that the angle of incidence is equal to angle of emergence. Angle of incidence और angle of emergence equal तब होता है when it is minimum deviation. Correct? I equal to E, R1 equal to R2 equal to A/2. आगे क्या बोला है? Such that angle of incidence is equal to angle of emergence and the latter is equal to 3/4 of angle of prism. What do you mean the latter? Angle of emergence. Latter मतलब जो बाद में बोला, बाद में कौन बोला? Angle of emergence. तो स्ट्रक्चर देखो, क्वेश्चन का पहले स्ट्रक्चर समझ लो, ये भी एक प्रॉब्लम होता है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आता। The thing is, a ray of light passes through an equilateral prism. जैसे ही ये वर्ड सुना equilateral, A की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, करेक्ट। देन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, व्हाट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, इक्वल टू 1.5, कितना है 1.5, such that the angle of incidence is equal to angle of emergence. latter मतलब बाद में किसको मेंशन किया, E को, पहले किसको मेंशन किया, I को। तो latter मतलब जो बाद में मेंशन किया, कौन मेंशन हुआ बाद में, E। तो latter is equal to 3/4 of angle of prism, मतलब 3A/4। latter is equal to 3/4 of angle of prism। अभी latter या उससे पहले वाला दोनों क्या है, सेम है। तो I इक्वल टू E इक्वल टू 3A/4, तो I इक्वल टू E इक्वल टू 3A/4, 60 1 एंड 15 का, तो कितना आ गया ये 45 डिग्रीज, कितना है ये 45 डिग्रीज। एंगल ऑफ डेविएशन इज जोक, यू नो I प्लस E इक्वल टू A प्लस डेल्टा, और ये मिनिमम डेविएशन है पता ही है हमको, और I और E क्या है, सेम है। तो I is 45, E is 45, A is 60, तो 90 minus 60 मतलब डेल्टा इक्वल टू 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। So next question, again the same formula, a ray is incident at 15 degree, मतलब I की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री, on one refracting surface of prism of angle 60 degree, A की वैल्यू 60, suffers a deviation of 55, delta is 55, एंगल ऑफ एमरजेंस पूछा है, तो I प्लस E इक्वल टू A प्लस डेल्टा, खत्म, E इक्वल टू A प्लस डेल्टा माइनस I, 60 प्लस 55, 115 माइनस 15, कितना आएगा ये 100 है क्या ऑप्शन में, नहीं, तो फिर नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी, सिंपल क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस तो कम से कम यू शुड डू बाय योरसेल्फ विदाउट एनी प्रॉब्लम, गुड। I plus E equal to A plus delta is general formula which you can use for any prism, चाहे thin prism हो चाहे thick prism हो। Next question, a ray of light is incident at 60 degree on one face of prism of angle 30 degree, I की वैल्यू 60 है, A की वैल्यू 30 है,
द emergent ray makes 30 डिग्री with the incident ray, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन दिया है, एंगल बिटवीन emergent and incident ray is एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा दिया है, the refractive index of the prism is. So go through this question again and try to understand what they are trying to tell you. Ray is incident at 60 degree. तो जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो इमीडिएटली उसका एक रफ पिक्चर भी बनना चाहिए। हमारे पास एक प्रिज्म है एंड द रे इज इंसिडेंट एट 60 डिग्री। 60 डिग्री पे रे इंसिडेंट हुआ तो पहले मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक रे है विच इज इंसिडेंट एट 60 डिग्री, तो आई की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, आई 60 डिग्री। आगे बोला है ऑन वन फेस ऑफ प्रिज्म ऑफ एंगल 30 डिग्री, आई था 60, ए है 30। आगे बोला है द emergent ray makes 30 degree with the incident ray, emergent ray makes 30 degree with incident ray, तो I, A और डेल्टा पता है, right? They are asking you what is the refractive index, refractive index of prism। मैं अगर A B फेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूँ, सपोज आई डू दिस, ये जानबूझ के मैंने ऐसा ड्रॉ किया, आई टेल यू व्हाई, बाद में देखेंगे उसको। तो अगर मुझे पहले फेस से मुझे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो बाहर कौन है एयर, अंदर कौन है ग्लास, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका चाहिए ग्लास का। तो वो फाइंड करने के लिए अगर आप ए बी सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हो तो μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R1, μ1 is 1, I is 60, राइट। तो sin 60 √3/2 ये हो गया, लेकिन μ2 फाइंड करना है तो R1 पता होना चाहिए। तुमको पता है कि R1 पता नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। R1 अगर पता नहीं है तो सॉल्व नहीं होगा। फिर R1 कैसे फाइंड करेंगे, तो हम बोलेंगे R1 प्लस R2 इक्वल टू ए, ये आता है ना ए, तो R1 इक्वल टू ए माइनस R2, लेकिन R2 भी कहाँ पता है, डू यू नो व्हाट इज R2? नो। तो अभी R2 फाइंड करो, तो इट इज लाइक अ चेन, एक फाइंड करने का है तो उसका दूसरा आया वो नहीं पता, दूसरा फाइंड करने का है तो तीसरा आया वो नहीं पता, तो सर लिंक आपको करना पड़ेगा इसको। तो हमको चाहिए था R1 to solve this question, but since we don't know R1, we will find R1 from A minus R2, but we know A, but we don't know what is R2, क्योंकि A दिया है 30, R2 पता नहीं। अब R2 पता नहीं तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ एमर्जेंस, राइट, करेक्ट। यहाँ पे एंगल होता है एंगल ऑफ एमर्जेंस, तो कम से कम आई, ए और डेल्टा से हमको एंगल ऑफ एमर्जेंस मिल जाएगा। कैसे, आई प्लस ई, ए प्लस डेल्टा, तो ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा माइनस आई, ये 30 ये 60, तो ई इज 0। एंगल ऑफ एमर्जेंस 0 मतलब नॉर्मल एमर्जेंस, कौन सा एमर्जेंस, नॉर्मल। इसलिए मैंने ये ड्रॉ ऐसा किया था, मैंने बताया था, मैं बाद में बताऊंगा आपको। रिमेम्बर दिस, अगर रे ऑफ लाइट ऐसा जाता है, इसको बोलते हो ग्रेजिंग, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना 90 डिग्री, कितना हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना है 0, तो रे ऐसा आएगा और सरफेस को परपेंडिकुलर निकल जाएगा, तो द रे इज गोइंग एट 0 डिग्री, करेक्ट करेक्ट। अगर E 0 तो R2 भी 0, क्योंकि अगर ये एंगल 0 बनता है तो ये एंगल भी 0 बनेगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मानना है मत मानो। E कितना आया, यहाँ पे कौन है, फर्स्ट मीडियम, इस तरफ में कितना है, यहाँ पे कौन सा एंगल था अंदर, R2, कौन था R2। वापस स्नेल्स लॉ अप्लाई करो AC सरफेस पे, अगर AC सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हो तो μ1 sin E इक्वल टू μ2 sin R2, μ1 is 1, E is 0, sin 0 is 0, correct। तो लेफ्ट हैंड साइड इज 0, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो sin R2 कितना 0, sin R2 0 मतलब R2 कितना 0। वैसे तो डायरेक्टली पता होना चाहिए आपको, I 0 तो R1 0, E 0 तो R2 0, R1 0 तो I 0, R2 0 तो E 0। If I is 0, R1 is 0, क्योंकि
पहले केस पे दो एंगल है, अगर I 0 हुआ तो R1 0 है, E 0 हुआ तो R2 0 है, R1 0 है तो I 0 है, R2 0 है तो E 0 है। तो जैसे समझ में आया कि E की वैल्यू 0 है, तो स्ट्रेट अवे आपको यहीं पे समझ जाना था कि R2 की वैल्यू 0 है। नहीं समझ में आया तो फिर करो अप्लाई, करो फिर वापस से 4 स्टेप बढ़ा दो खुद के, ठीक है। तो R2 0 मिल गया, R2 0 मिल गया तो फिर सिंपल है ना, R1 क्या था, A माइनस R2, ए कितना है 30, R2 कितना है 0, तो R1 कितना है 30। R1 मिल गया तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R1, μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R1, μ1 इज 1, I कितना था 60 डिग्री पक्का, μ2 फाइंड करना है, R1 कितना आया 30, sin 60 कितना होता है 1/2 √3/2 और sin 30, तो μ2 इज इक्वल टू √3 कितना 1.732, ऑप्शन नंबर ए। अब इतने सारे स्टेप्स को हम परफॉर्म करेंगे नहीं, तो लेट अस थिंक ऑफ अ शॉर्टकट। शॉर्टकट यहाँ पे इतना ही है कि यू हैव टू नो फॉर्मूलाज। जब जब हमको आई ए और डेल्टा दिया था तो तभी समझ में आ जाना चाहिए था कि आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, यहाँ से पहले ई फाइंड कर लो, और ये ई आता है 0 क्योंकि ए 30 डेल्टा 30 आई 60, तो ई आ गया 0। एंगल ऑफ इमर्जेंस जैसे ही 0 दिखा मतलब R2 आ गया 0, जैसे ही R2 मिला तो R1 A माइनस R2 मतलब R1 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी थी 30 माइनस 0, तो R1 कितना आ गया 30। तो पहले सरफेस पे अगर मैं स्नेल लॉ अप्लाई करता हूँ तो वहीं से हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था 60, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 कितना आया 30, 60 इज √3/2 एंड 30 is 1/2, cancel and cancel, तो आंसर will be √3 मतलब 1.732। so actually this is the answer in reality, but I have given you some more steps, जैसे R2 कैसे 0 आया वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। so that's it, that's how we're supposed to solve this question. now before we go ahead with next question, थोड़ा सा शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखना जरूरी होता है। ये जो केस था जिसमें एमरजेंट रे क्या है नॉर्मल है, किसको नॉर्मल है सरफेस को, कौन सी सरफेस को एसी सरफेस को। तो जिस केस में ऐसा हो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल एमरजेंस। क्या बोलते हैं नॉर्मल एमरजेंस, क्या बोलते हैं नॉर्मल एमरजेंस। तो अगली बात से याद रख लेना, नॉर्मल एमरजेंस की कंडीशन क्या है, E इक्वल टू 0 मतलब R2 इक्वल टू 0, अगर R2 0 तो R1 इक्वल टू A, क्योंकि R1 इज A माइनस R2, लेकिन R2 क्या है 0। तो ये नॉर्मल इमरजेंस की कंडीशन है। एक और टाइप का इमरजेंस होता है जिसको बोलते हो ग्रेजिंग इमरजेंस। क्या बोलते हैं उसको ग्रेजिंग इमरजेंस। उसका भी कंडीशन बता देता हूँ, पूरा नहीं बताऊंगा, आई जस्ट टेल यू लिटिल बिट ऑफ इट। ग्रेजिंग में क्या होता है, ग्रेजिंग में रे ऑफ लाइट ऐसा आया राइट करेक्ट, और वो सरफेस को टच करके गया, कैसा गया वो सरफेस को टच करके। तो रिमेंबर कहां से भी आने दो ये नॉर्मल है, लेट इट कम फ्रॉम एनीवेयर इट वांट, बट इट विल गो ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब टच करके जाना, टच करके जाना। ये एंगल कितना है 90, E इक्वल टू 90, E इक्वल टू 90 सिर्फ तब हो सकता है जब इनसाइड द मटेरियल एंगल इज क्रिटिकल। तो यहाँ पे R2 की वैल्यू क्या होती है C। इसको बोलते हो नॉर्मल एमरजेंस। क्या बोलते हैं इसको नॉर्मल एमरजेंस, और इसको क्या बोलते हैं ग्रेजिंग एमरजेंस। क्या बोलते हैं इसको ग्रेजिंग एमरजेंस। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपने ग्रेजिंग एमरजेंस वर्ड सुना तो उस केस में E इक्वल टू 90, R2 इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, R1 इज इक्वल टू A माइनस क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल इज साइन इनवर्स ऑफ 1/μ, क्योंकि यू रिमेंबर
साइन सी इज 1/μ, तो सी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/μ। तो ये दो टाइप के एमर्जेंस नॉर्मली हमको लगने वाले हैं। एक है नॉर्मल एमर्जेंस जिसमें लाइट इज गोइंग आउट नॉर्मली टू द सरफेस AC, and grazing emergence in which the ray of light is going out by touching the surface, so E equal to 90। यहाँ तक क्लियर? याद रहेगा फॉर्मूला? नॉर्मल इमरजेंसी कंडीशन क्या है? E0 R20 R1 equal to A। So now you can go ahead with next question. A ray of light is incident at an angle of theta on refracting face of prism emerges from the other face normally। मतलब कौन सा emergence? Normal emergence। If the angle of prism is 5, मतलब A की वैल्यू 5, the prism is made up of material of refractive index 1.5, the angle of incidence is, simple question, कौन सा emergence है? E0 R20 R1 equal to A, but A कितना है? 5 डिग्री। कितना है? 5 डिग्री। करेक्ट। फिर आप क्या करोगे? फ्रॉम सरफेस AB सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो वो मिलता है μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R1। यहाँ क्लियर? प्रिज्म के बाहर होता है एयर, तो μ1 is 1 sin I, μ2 कितना था? 1.5, साइन ऑफ R1 कितना है? 5 डिग्री। लेकिन आपको पता है फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज थीटा, तो साइन ऑफ 5 डिग्री इज 5। तो देयरफॉर फॉर स्मॉल एंगल, एक काम करेंगे, फिलहाल इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, पहले लिख लेते हैं। तो फॉर स्मॉल एंगल्स व्हाट यू विल हैव इज साइन I की जगह पे क्या आएगा? I, μ2 विल बी μ2 और साइन R1 की जगह पे R1, तो I इक्वल टू 1.5 और R1 कितना? 5। व्हाट इज 1.5 into 5? 7.5। ऑप्शन नंबर समझ में आया? करेक्ट। नॉर्मल एमरजेंस R1 इक्वल टू A इक्वल टू 5, और ये सरफेस AB से साइन μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R1, μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R1, μ1 is 1, μ2 is 1.5, एंगल था स्मॉल एंगल के लिए sin I इक्वल टू I sin R1 इक्वल टू R1, तो स्मॉल एंगल जब हो तो साइन छोड़ देना, I इक्वल टू μ2 R1, I इक्वल टू μ2 R1, क्या फाइंड करना है? I, μ2 कितना है? 1.5, R1 कितना है? 5, तो आंसर कितना है? 7.5। डन। Next question. The refracting angle of prism is A and refractive index of material of prism is cot of A by 2. The angle of minimum deviation is. So first of all, refracting angle A बोला है, refractive index cot of A by 2 बोला है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? cot of A by 2, और बोला है व्हाट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मैंने आपको बहुत बार बताया था कि मिनिमम डेविएशन प्रिज्म फॉर्मूला जो आप डिराइव करते हो वो होता है अंडर मिनिमम डेविएशन। प्रिज्म फॉर्मूला क्या था? याद है? साइन ऑफ A प्लस डेल्टा m by 2 अपॉन साइन ऑफ A by 2। तो मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला था कि प्रिज्म फॉर्मूला इट इज डिराइव्ड अंडर मिनिमम डेविएशन कंडीशन। तो जैसे ही यहाँ पे पूछा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो इमीडिएटली स्ट्राइक होना चाहिए कि हमने जो प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव किया है इट इज अंडर मिनिमम डेविएशन, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? cot A by 2। लेकिन प्रिज्म फॉर्मूला क्या बताता है? म्यू इज साइन A प्लस डेल्टा m by 2 अपॉन साइन ऑफ A by 2। मतलब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम है, तो राइट हैंड साइड क्या आएगा? सेम आएगा। मतलब cot of A by 2 will be equal to sin of A plus delta m by 2 upon sin of A by 2। cot of A by 2 cos A by 2
अपॉन साइन ए बाई टू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू। साइन ऑफ ए बाई टू साइन ऑफ ए बाई टू कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा, cos a बाई टू, cos a बाई टू इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m बाई टू। जिनको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पता है उनको पता होना चाहिए cos theta is sin of pi by 2 plus theta, right? But if you remember what is cos theta, it is sin of 90 plus theta। पता है कि sin of pi by 2 plus theta मतलब sin of 90 plus theta equal to cos theta। थीटा हमारे लिए कौन है a by 2, तो cos of theta मतलब cos of a by 2 इसको कैसे लिख सकते हो, sin of 90 plus theta मतलब 90 plus a by 2। therefore ये जो cos a by 2 है इसको हम लिखेंगे sin of 90 plus a by 2 equal to sin of a plus delta m by 2। क्लियर। अब क्वेश्चन ये था कि क्यों हमने cos को sin लिखा, क्योंकि आपको क्या पूछा है डेल्टा एम, क्या पूछा है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। यहाँ पे डेविएशन एंगल आया यस, लेकिन किसके अंदर आया, साइन, तो साइन हटाना पड़ेगा, साइन को यहाँ से रिमूव करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्टली साइन कॉस रिमूव नहीं होता है, दोनों साइड पे कॉस कॉस है, दोनों साइड पे साइन साइन। तो फिर मैंने कॉस को किस में कन्वर्ट किया, मैं साइन को भी कॉस में कन्वर्ट कर सकता था, लेकिन यहाँ पे एंगल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट? तो दोनों चलेगा, या तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करो या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करो। तो हमने कॉस को किस में कन्वर्ट किया, तो साइन और साइन गया, तो अभी क्या बचा बताओ, 90 प्लस ए बाई टू इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हैं, पक्का लिख सकते हैं, श्योर। फिर क्या कैंसिल करोगे उसके बाद, ए बाई टू कैंसिल कर देंगे। आर यू श्योर, 100% श्योर? तो अच्छे से सोच लो एक बार, यस नो यस, ओके। तो इफ आई राइट इट डाउन लाइक दिस, ऐसा लिखता हूँ सपोज, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 प्लस ए अपॉन 2, बराबर ना, 2 into 90 is 180 plus a upon 2 equal to a plus delta m by 2, 2 कैंसल, a कैंसल, तो डेल्टा m कितना आ गया, वही आने वाला है। जैसे मैंने पूछा बराबर क्या, आपने बोला यस, तो a by 2 लिख सकते थे क्या, लिख सकते थे, इसको ऐसा लिख लेते तो क्या होता, कैंसल, तो 90 इक्वल डेल्टा एम बाई टू, डेल्टा एम कितना 180, लेकिन 180 तो आंसर में है ही नहीं, है क्या, तो नहीं है, कहाँ गलती हुई, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, बराबर, यस और नो। तो ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ कहाँ गलती होती है वो समझ लो, फिजिक्स में तो कोई गलती है नहीं, क्योंकि फिजिक्स तो यहाँ तक था, दैट्स इट, फिजिक्स कहाँ तक था, इक्वेशन 1 और 2 तक फिजिक्स था, उसके बाद कोई फिजिक्स नहीं है, इट्स ऑल ट्रिग्नोमेट्री। So I was checking, what will you say? Sin of 90 plus theta is cos theta. लेकिन ओरिजिनल फंक्शन कौन है? ओरिजिनल कौन है? कॉस की साइन, किसको किसमें कन्वर्ट कर रहे हो? कॉस को साइन में। तो कभी भी, सिर्फ एक छोटी सी गलती बता देता हूँ, बाकी सब करेक्ट है। कभी भी याद रखना, ओरिजिनल फंक्शन हमेशा देखना पड़ता है। तो cos थीटा को आप साइन ऑफ 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हो और साइन ऑफ 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हो। फिर एक चीज सेट कर लो, 90 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट,
सेकेंड क्वाड्रेंट में कभी कॉस पॉजिटिव होता है क्या? नहीं होता है। तो 90+मीटर चलेगा क्या? नहीं चलेगा। राइट। तो मैंने इसलिए आपको बताया कि जानबूझ के कुछ गलती करनी पड़ती है कि एग्जाम में याद रहे। तो ओरिजिनल फंक्शन कौन था? कॉस। कॉस को किसमें कन्वर्ट करना है? साइन में। तो कॉस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? पहले और चौथे में। सेकंड और थर्ड में क्या होता है? नेगेटिव। तो मैं अगर यहाँ पे 90+थीटा लिखता तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कभी पॉजिटिव होता है क्या? नहीं। तो क्या लिखना पड़ेगा? माइनस। तो व्हाट विल बी कॉस ऑफ a/2 साइन ऑफ 90 माइनस a/2। सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा? दिस इज इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? तो राइट हैंड साइड क्या होगा? सेम। So from equation number 3 and 4, what you will get is sine of 90 minus a/2 equal to sine of a plus delta m by 2. Sine गया। तो 90 minus a/2 equal to a/2 plus delta m by 2। हमें क्या चाहिए? डेल्टा m। तो इसको यहाँ भेज दो। तो 90 माइनस a/2 माइनस a/2 इक्वल टू डेल्टा m/2। व्हाट इज माइनस a/2 माइनस a/2? माइनस a इक्वल टू कितना? डेल्टा m/2। 2 को यहाँ शिफ्ट कर दिया तो 90 इंटू 2 कितना? 180 माइनस 2a। डेल्टा m इक्वल टू 180 माइनस 2a। अभी है जो ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। तो एक छोटी सी गलती कैन बेसिकली वेस्ट योर टाइम, क्योंकि 180 तो है नहीं। तो डेफिनेटली अगर आप समझदार हो तो कुछ भी टिक नहीं करोगे, मतलब इट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। तो अगर गलत टिक करने का तो -1 होगा। गुड। ओके, तो इफ यू रीड द क्वेश्चन अगेन, आपको एक चीज समझ में आएगा यहाँ पे। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रखना, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स cot of a/2 दिया है, if refractive index is cot of a/2, then delta n is directly 180 minus 2a। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा क्वेश्चन आया, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज cot of a/2 for an equilateral prism, find what is angle of deviation। डायरेक्टली डेल्टा m इज 180 माइनस 2a। ए कितना है? 60। 2 into a कितना? 120। 180 माइनस 120 इज 60, प्रोवाइडेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज cot of a/2। अगला क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन नीट में आप ज्यादा एक्सपेक्ट करना, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो दे चेक व्हाट इज योर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यू आर गिवन 4 सोर्सेस ऑफ लाइट, each one providing a light of single color, red, blue, green, yellow. Suppose the angle of refraction for a beam of yellow light corresponding to a particular angle of incidence at the interface of two media is 90 degree. Suppose the angle of refraction 90 डिग्री होना, मतलब येलो कलर का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल है। Right? Which of the following statement is correct if the source of yellow light is replaced with that of other lights without changing the angle of incidence? हमारे पास 4 कलर के लाइट है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। उसमें से जब येलो लाइट हमने एक इंटरफेस से, एक सरफेस पे जो डेंसर और रेयर को सेपरेट कर रहा था, क्योंकि 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सिर्फ तब होगा जब लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। तो येलो के लिए क्या हुआ? एग्जैक्टली क्रिटिकल एंगल हुआ, क्योंकि येलो लाइट में क्या हुआ? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। विदाउट चेंजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने येलो लाइट को हटा के तीनों लाइट यूज की। कौन से? रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट है? द बीम ऑफ रेड लाइट वुड अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। The beam of red light would bend towards normal while it gets refracted through the second medium. The beam of blue light would undergo total internal reflection.
the beam of green light would bend away from normal as it gets refracted to the second medium. To answer this question correctly, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए sequence increasing order, ascending order of wavelength. Vibgyor, violet, indigo, B, green, your, white, yellow, orange, red. इसमें से चार ही कलर की बात हो रही है. कौन से चार कलर की बात हो रही है? ब्लू, green, yellow and red. Violet, indigo we don't need. This also we don't need. हमको चार कलर चाहिए थे. So we are talking about only 4 colors here. उस 4 कलर में से क्रिटिकल एंगल किसके लिए है? येलो के लिए. किसके लिए है? येलो के लिए. What do we have is, हमारे पास एक डेंसर मीडियम है और आपको पता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होने के लिए यू ऑलरेडी नो दिस, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर. तो फॉर येलो कलर अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90, कितना 90, तो फॉर श्योर येलो कलर के लिए जो एंगल था वो था क्रिटिकल एंगल. कितना था वो? क्रिटिकल एंगल. फॉर विच कलर? ओनली येलो कलर. अब wavelength of blue is less than green, is less than yellow, is less than red. But if you know and you must know what you should know is wavelength is inversely proportional to refractive index. याद है क्या? जिनको याद नहीं उनको याद दिला देता हूँ. Refractive index is C by V. V is frequency into wavelength. C constant, frequency constant, तो refractive index is inversely proportional to wavelength. जिस कलर का wavelength कम उसका refractive index ज्यादा. जिस कलर का wavelength कम उसका refractive index ज्यादा. So refractive index of blue will be greater than green, will be greater than yellow, and will be greater than. ऐसा क्लियर? अब जिनको ये पता है और जिनको ये भी पता है, क्या पता है? If you know, do you know refractive index is 1 upon sine of critical angle. करेक्ट. मैं एक काम करता हूँ, क्रिटिकल एंगल को यहाँ पे C से डिनोट करता हूँ, तो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल. ये पता है आपको? यस और नो? पक्का? यस, करेक्ट, गुड. तो refractive index is inversely proportional to sine of critical angle. करेक्ट. तो जैसे आपने बोला wavelength is inversely proportional to refractive index. wavelength कम है तो refractive index ज्यादा है, क्योंकि क्या था? इनवर्स रिलेशन था. तो यहाँ पे भी क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है. मैं जानबूझ के एक दो से बढ़ा के दिखा रहा हूँ आपको. तो वापस से साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर ब्लू, ये ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा? लेस देन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर, कौन सा कलर था इसके बाद? भूल जाते हो. ग्रीन. लेस देन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर येलो. लेस देन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर रेड. यहाँ तक क्लियर? गुड. पक्का. तो क्रिटिकल एंगल फॉर ब्लू इज लेस देन फॉर ग्रीन, इज लेस देन फॉर येलो, इज लेस देन फॉर रेड. ये तब लिख सकते हो जब साइन हो. कोसाइन तो उल्टा होगा. क्यों? व्हाट इज साइन 0? 0. व्हाट इज साइन 30? 1/2. व्हाट इज साइन 45? 1/√2. 1/√2 मतलब 0.7. व्हाट इज साइन ऑफ 60? √3/2 मतलब कितना? 0.86. तो एंगल के साथ साथ साइन की वैल्यू भी बढ़ते जा रही है. बराबर. कॉस के लिए उल्टा होता है, एंगल बढ़ता है तो वैल्यू कम होती है. व्हाट इज cos 0? 1. व्हाट इज cos 30? 1/2 मतलब 0.5. व्हाट इज cos 45? 1/√2 मतलब 0.7. करेक्ट. पक्का. मैं उल्टा बोल रहा हूँ फिर भी आप हाँ बोलते जाते हो. आई कैन हेल्प यू विद फिजिक्स बट मैथ आपको पता होना चाहिए. cos ऑफ 0
1 cos of 30 root 3 by 2 0.86 cos of 45 0.7 cos of 60 0.5 cos of 90 0 एंगल बढ़ रहा है तो cos की वैल्यू कम हो रही है, एंगल बढ़ता है तो साइन की वैल्यू भी बढ़ती है। मतलब साइन ऑफ थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा बट कॉस ऑफ थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। यहाँ कौन है? साइन। डायरेक्टली एक इनवर्सली है। हाँ, तो यहाँ पे लेस देन लेस देन लेस देन और लेस देन ही रहेगा। यहाँ पे समझ में आया? अभी क्या बोला था? 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन से कलर का था? इस तरह। तो येलो कलर के लिए एंगल का कितना? थीटा। क्वेश्चन में क्या बोला है? एंगल चेंज करना है क्या? नहीं, नहीं करना है। करेक्ट, बराबर। तो येलो कलर का क्रिटिकल एंगल किस किस से बड़ा है? ग्रीन एंड ब्लू। किससे कम है? बराबर। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? ब्लू कलर कम एंगल पे, कम एंगल पे क्या होगा? टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगा। ग्रीन कलर कम एंगल पे टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगा। येलो के लिए तो क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है? 90 डिग्री। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस किस का पॉसिबल है? ब्लू एंड ग्रीन। अब क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ो। द बीम ऑफ ब्लू लाइट वुड अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई बात समझ में? रेड लाइट का होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि रेड का क्रिटिकल एंगल ब्लू से ज्यादा है। मतलब एंगल ज्यादा होना, क्रिटिकल एंगल ज्यादा होना, मतलब यहाँ पे रेड का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। करेक्ट। बीम ऑफ रेड लाइट वुड बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ऐसा कभी नहीं होता। डेंसर टू वेयर बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये भी नहीं है। द बीम ऑफ ग्रीन लाइट वुड बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, राइट। अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, लेकिन क्या बोला है? एज इट गेट रिफ्रैक्टेड टू द सेकेंड मीडियम। ग्रीन कब सेकेंड मीडियम में गया? गया ही नहीं। वो तो क्या हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है क्या? नहीं है। मैं एक बार आखिरी बार आपको समझा देता हूँ। लिसन, अंडरस्टैंड विद योर, आई नो टाइम सो डोंट वरी। विद योर कौन से चार कलर थे? ब्लू, फिर कौन था? ग्रीन, फिर कौन था? येलो एंड रेड। Wavelength of blue is less than wavelength of green is less than wavelength of yellow is less than wavelength of red. अब मैं आपका टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट बताता हूँ। Remember this. Always remember this. Refractive index is inversely proportional to wavelength. बराबर? करेक्ट। पर डायरेक्टली भी तो पता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। बट ये भी तो पता है कि साइन सी इटसेल्फ इज प्रोपोर्शनल टू सी। करेक्ट, राइट। वापस से फ्लो को समझ लो, अंडरस्टैंड द फ्लो। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। Sine of critical angle is proportional to critical angle. Refractive index inversely proportional to mu. बराबर। Wavelength is inversely proportional to mu. Wavelength and mu are inversely proportional. Mu and sin c are inversely proportional, but sin c and c are directly proportional. तो wavelength is directly proportional किसको? हाँ, तो सीधे सीधे बात करो ना यहाँ पे। Straight away सी किसका? सी ब्लू का। लेस देन सी किसका? ग्रीन का। लेस देन सी किसका? येलो का। लेस देन। अब जब येलो के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 है, राइट, येलो के क्रिटिकल एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 है। ब्लू और ग्रीन का क्रिटिकल एंगल येलो से भी कम है। अगर थीटा की वैल्यू, सपोज क्रिटिकल एंगल की वैल्यू अगर 30 डिग्री होती येलो के लिए, तो ये एंगल कितना होगा? 30। करेक्ट। और उन्होंने क्या बोला है? एंगल चेंज करना है क्या? नहीं करना है, राइट। वही एंगल रखना है सब कलर के लिए। तो मैं कौन कौन से कलर के लिए वही एंगल रख रहा हूँ? ब्लू, ग्रीन। अगर येलो के लिए क्रिटिकल 30 है, इसका मतलब ग्रीन और इसके 30 से कम है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रखा कितना? कितना रखा? 30। उन्होंने क्या बोला? एंगल चेंज करना नहीं। तो रेड को छोड़ के इन दोनों का क्या होगा?
CIR होगा। तो ऑप्शन नंबर सी वही बता रहा है ना आपको, ऑप्शन नंबर सी। डन, खत्म क्वेश्चन। दैट्स इट फॉर टुडे।